So Namaskaram and good morning everyone. So let's start with the registration chapter. We did section 22, 23, 24 in last lecture. We should continue. But before going ahead, we'll just revive what we have discussed so far. Okay. So this is a registration chapter. There are certain definition. Now this one definition could be little useful, place of business. When you say place of business, there are two types of place of business. Okay. There is a principal place of business and there is the additional place of business. Okay. Now in principal place of business, you will be applying for registration for the first time. जब आपने जिंदगी में पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया होगा तब आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन लिया होगा. एंड देन व्हेनेवर यू ऐड एनी न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस यू आर सपोज्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन. सो देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन की प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब खाली जहां से मेन ऑफिस ऑपरेशन होते हैं या हेड ऑफिस होता है. सो आंसर इज नो. द प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, इट इज लिटिल वाइड डेफिनेशन, place from where business is ordinarily carried on and it includes a warehouse. तो अगर आपका कहीं पे warehouse है तो वो भी आपको ऐड करना है. Godown or any place where taxable person stores his goods, supplies or receives goods and services or both. A place where taxable person maintain his books of accounts and place where taxable person is engaged in a business through an agent by whatever name called. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि एजेंट को भी उन्होंने प्लेस ऑफ बिजनेस में डाला हुआ है. अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है ना, आपके ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, आपके सीए के ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो वो भी आपको ऐड करके रखना पड़ेगा. क्योंकि जब जीएसटी डिपार्टमेंट रेड करेगा आपके ऊपर, जब रेड करेगा, सर्च लाएगा, तो यू विल से आई डोंट हैव बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट तो हमारे पास सीए के पास है. तो इमीडिएटली वो लोग बोलेंगे तो फिर उसका अपने एड्रेस क्यों नहीं यहाँ पे ऐड करके रखा है. या तो आप बोलोगे कि हमारा नहीं गुड्स यहाँ पे नहीं है, ये तो हमारा शोरूम है, हमारा गोडाउन कहीं और है. तो आपको इमीडिएटली वो पूछेंगे फिर वो अपने ऐड करके क्यों नहीं रखा. ओके. तो दे नीड फॉर सर्च पर्पज, दे नीड ऑल द एड्रेसेस विच आर रिलेवेंट टू देम इंक्लूडिंग द एजेंट का एड्रेस. दैट्स द रीजन इट इज लिटिल वाइड डेफिनेशन, यू शुड कीप इन माइंड. फॉर सेफर साइड हम सीए लोग क्या करते हैं नाउ, we don't maintain anybody's books of account in our office. हमारे ऑफिस में एक भी क्लाइंट की फाइल्स नहीं है. whatever are there they are supposed to be with the client only. ठीक है. हम जब काम लगेगा तो हम जाते हैं या क्लाइंट को बुलाते हैं and we just exchange the documents. जब भी as and when required, we don't maintain books of account in our premises like we used to do. जो पुराने सीए थे, they are, some of them are still doing, some of the consultants are still doing, कि क्लाइंट के यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, सारे रिकॉर्ड इन्हीं के यहाँ पे है. बट वी डोंट डू दैट. ठीक है ना. तो वो करना सही नहीं है. आगे चलता हूं फिर. ये देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है. मींस प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड एज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो आपने जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था तब जो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंटेन किया था वही आपको प्रिंसिपल प्लेस माना जाएगा. प्रॉपर ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट का ऑफिसर को हम यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं. इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में आप असेसिंग ऑफिस, वर्ड जो टर्म यूज करते हो होता है असेसिंग ऑफिसर. ठीक है ना. जीएसटी डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर होता है उसका नाम होता है पीओ, नॉट एओ, प्रॉपर ऑफिसर. बिजनेस के डेफिनेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन. तो जो जीएसटी लॉ का एप्लीकेशन है, जीएसटी किसको अप्लाई होता है पता है, द पर्सन हु इज टैक्सेबल पर्सन. तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जाएगा, द पर्सन हु इज टैक्सेबल पर्सन. ये इनिशियल जो चैप्टर हम छोड़कर आए, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, हम वी हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 9. तो इनिशियल 8 चैप्टर में आपको जब इंटरप्रिटेशन करना होता है तो आपको टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हु इज द टैक्सेबल पर्सन इन द लॉ, जिसको जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है, जिसको जीएसटी के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं. तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में लिखा था टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज द रजिस्टर्ड इन द जीएसटी लॉ. ठीक है ना. प्लीज याद रखो ये डेफिनेशन, टैक्सेबल पर्सन इज द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ. तो अगर टैक्सेबल पर्सन इज द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ और उसको ही सारे जीएसटी के लॉ लगने हैं, तो आपके माइंड में एक अच्छा सा इवेजन आ जाता है, तो अच्छा है ना, मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेगा.
देखो मैं क्या बता रहा हूँ, पूरा का पूरा जीएसटी लॉ किसे एप्लीकेबल होता है? द पर्सन हु इज द टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन के ऊपर चार्ज है, आपको ये समझ में आ रहा है? चार्ज किसके ऊपर है? टैक्सेबल पर्सन के ऊपर है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है कि टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। इतने में कौन आ रहा है? खाली संकेत आ रहा है। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन जो कौन है? रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में। तो एक छोटा सा इवेजन आपके माइंड में क्या आता है, या एक्चुअली मार्केट में अभी हो रहा है कि कितना अच्छा हो जाएगा आपको जीएसटी लॉ अगर फॉलो नहीं करना है, जीएसटी लॉ के कोई प्रोविजंस अगर आप चाहते हो कि एप्लीकेबल ना हो, तो सबसे अच्छा तो यही है कि रजिस्ट्रेशन ही मत लो ना, तो आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं बनोगे, और टैक्सेबल पर्सन नहीं बनोगे तो आपको जीएसटी का कोई प्रोविजन ही नहीं लगेगा। तो इन्होंने यह नहीं बोला है कि टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, उन्होंने और करके और एक वर्ड लिखा हुआ है, एंड पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है ना? तो जब लाइबल टू बी रजिस्टर्ड आप बोलते हो, मतलब साहब या तो सेक्शन 22 आपको याद रखना है। लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इंसान कब हो जाता है? आइदर ही इज कवर्ड अंडर सेक्शन 22, मतलब उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, या ही इज कवर्ड इन सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो अगर 20 लाख क्रॉस हुआ है, मैं क्या बता रहा हूं, देखो आप सर्विस इंडस्ट्री में और आपका कितना क्रॉस हो गया है? 20 लाख क्रॉस हो चुका है, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया है, बट आर यू लाइबल टू बी रजिस्टर्ड? यस, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो चुके हो। तो अगर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए हो, तो क्या जीएसटी लॉ के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं आपके ऊपर? लाइक आर यू सपोज टू कलेक्ट द जीएसटी, आर यू सपोज टू पे जीएसटी? क्या आपके ऊपर फाइन लग सकते हैं, पेनाल्टी लग सकते हैं, मतलब जीएसटी का क्या पूरा लॉ लग सकता है, दो यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी? यस, क्यों? क्योंकि यू हैव बिकम व्हाट? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, एंड लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन बनने का मतलब ही ये होता है कि आपको जीएसटी का लॉ एप्लीकेबल हो चुका है, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। सेक्शंस की हेडिंग देख लो, सेक्शंस में क्या क्या आने वाला है। सेक्शन 22 पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जहां पे वो लिमिट क्रॉस हो जाएंगे, 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख का लिमिट जहां पे लग जाएगा। सर ये 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख क्रॉस होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो उसका नाम होता है पर्सन नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। फिर होता है सेक्शन 24, सर ये लिमिट का कोई लेना देना नहीं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन या डीम्ड कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सीटीपी। सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो इंडिया का होता है, लेकिन इंडिया का होता है मतलब महाराष्ट्र का नहीं होता, वो गुजरात में रजिस्टर्ड है, राजस्थान में रजिस्टर्ड है, इधर रजिस्टर्ड नहीं है। और एनआरटीपी मतलब इंडिया के बाहर का है, इंडिया में ये टेम्पररी बेसिस पर बिजनेस करने आए, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 27 में है। सेक्शन 21, 28 अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन, और अमेंडमेंट में दो अमेंडमेंट होती है, कोर एंड नॉन कोर। फिर कैंसलेशन, कैंसलेशन में भी कैंसलेशन एंड सस्पेंशन में दो बातें होती है कि भैया ये डिपार्टमेंट भी कर सकता है और ये असेसी खुद भी कर सकता है। एक बार डिपार्टमेंट ने अगर कैंसिल किया तो असेसी हैज टू रिवोक द कैंसलेशन, तो रिवोकेशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो दीज आर द प्रोविजंस दैट इज गिवन इन सेक्शन 22 टू सेक्शन 30। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रूल्स ऐड हो जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ रूल्स। ठीक है ना? सेक्शन के साथ बहुत सारे रूल्स ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कैसे किया, मॉड्यूल का डिजाइन कैसे कि पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब यहाँ पे लिखा जाता है बेयर एक्ट। ठीक है ना? बेयर एक्ट मतलब जैसा पार्लियामेंट ने लॉ पास किया वो यहाँ पे कॉपी किया जाता है। आई एम इग्नोरिंग दैट पार्ट नाउ, इस पार्ट को मैं अभी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा, डायरेक्टली आई एम स्टार्टिंग विद द एनालिसिस वाला पार्ट। ठीक है ना? एवरी गुड्स एंड सर्विस और बोथ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही मेक द टैक्सेबल सप्लाई इन when is aggregate turnover, aggregate turnover बोला उन्होंने, तो ये सब डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा आपको। exceed the specified limit, क्या आपको याद आ रहा है मामी नात्री में क्या स्पेसिफाइड लिमिट था? मामी नात्री, मामी नात्री मतलब कौन से स्टेट? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पे क्या था लिमिट? 10 लाख का था। एटीएम, यूपीएस, इनमें कितने का लिमिट था? 20 लाख का था। और इसके बाद जो भी देश बचा रेस्ट कंट्री में, ठीक है ना, अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स अगर होगा तो 40 लाख, एक्सक्लूसिव सर्विस होगा तो 20 लाख, स्पेसिफाइड गुड्स अगर होगा तो 20 लाख,
और गुड्स प्लस सर्विस दोनों होगा तभी भी 20 लाख। तो याद पहले वाले रखना है खाली कि एक्सक्लूसिव गुड्स होगा तो ही 40 लाख होता है। ठीक है, चलो आगे। सर एग्रीगेट टर्नओवर मतलब मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पूरा इंडिया में जो पैन बेसिस पे टर्नओवर आप बुक करते हैं, मतलब आपके पीएनएल के क्रेडिट में जो जो आइटम आते हैं सारे आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आते हैं, भले वो टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल हो। ठीक है ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आउटवर्ड सप्लाई की इनवर्ड सप्लाई? आउटवर्ड सप्लाई को हम टर्नओवर बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाई को आप टर्नओवर नहीं बोलते। ठीक है ना। तो उसमें टैक्सेबल सप्लाई आता है, एक्सपोर्ट आता है, इंटरस्टेट भी आता है, हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल ओवर इंडिया बेसिस। एग्जेम सप्लाई में 3 आते हैं, मैंने आपको बताए थे, याद आ रहे हैं आपको 3 कौन से आते हैं? एक तो खुद एग्जेम्प्ट ही है, ठीक है, दूसरा एक नील रेटेड होता है जिसका रेट ही नील होता है, और चौथा जो होता है वो नॉन टैक्सेबल होता है। नॉन टैक्सेबल पेट्रोल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ऑयल भी सेल कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर लगा रहे हैं, तो ये तो टैक्सेबल सप्लाई, और ये पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप तो भैया टैक्सेबल नहीं था, लेकिन फिर भी जब टर्नओवर निकाला जाएगा तो एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा। और इसका मैंने आपको प्लानिंग भी बताया था, अगर आपको इसको ऐसे ही रखना है तो इसका रजिस्ट्रेशन अलग रखिए और इसका रजिस्ट्रेशन अलग रखिए, ये हमने प्लानिंग भी डिस्कस किया था। अब मुझे एक बात आपको बतानी थी कि अगर आपका टर्नओवर अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर अगर 19 लाख है, और अगर इसमें जीएसटी लगा नहीं है, अगर इसमें जीएसटी लग जाता तो ये 18% ऐड करने के बाद 20 लाख क्रॉस हो जाता। ठीक है ना, 20 लाख क्रॉस हो जाता है यहाँ पे। तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखने का टर्नओवर की एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखने का, ये बात हो रही है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखा जाता है, क्योंकि जीएसटी आपका टर्नओवर है ही नहीं। जीएसटी अगर मैं आज 1 लाख रुपए का बिलिंग करता हूं, ठीक है ना, तो 18,000 का मेरा जीएसटी जाता है क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मेरे अकाउंट में 1,18,000 आता है, इग्नोरिंग द टीडीएस का प्रोविजन। ठीक है ना, टीडीएस लगता है तो पैसे थोड़े कम आ जाते हैं, लेकिन आप इग्नोर करिए टीडीएस का प्रोविजन। मैंने क्या किया, गुड सप्लाई किया है, 1 लाख का मैंने गुड सप्लाई किया, 18,000 का जीएसटी लगाया, मेरा टर्नओवर कितना हो गया इस केस में? 1 लाख ही हो गया। क्यों 1 लाख हो गया? क्योंकि भैया 1 लाख मेरा इनकम है, ठीक है ना, और ये 18,000 जो मैंने जीएसटी के नाम से लिया है तो मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो दिस इज माय लाइबिलिटी, इट इज माय लाइबिलिटी नॉट द टर्नओवर। तो ये, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, इंक्लूसिव अकाउंटिंग करते हैं। इंक्लूसिव अकाउंटिंग मतलब व्हेन दे रिकॉर्ड अ सेल, दे रिकॉर्ड सेल्स एट 1,18,000। अगर उन्होंने सेल्स 1,18,000 पे भी अगर रिकॉर्ड किया होगा, इंक्लूसिव अकाउंटिंग हम इसको बोलते हैं, तभी भी आपको 18,000 को इग्नोर करना है, एंड यू नीड टू कंप्यूट द टर्नओवर विदाउट कंसिडरिंग द जीएसटी। चलो, एक तो ये बात हो गई। आपको थोड़ा बहुत आरसीएम के बारे में पता है, व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि अभी कोई ट्रक वाले भैया है, ठीक है ना, एंड और आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो जीटीए जो है वो सर्विस देते हैं कंपनी को, तो जीटीए वाले जो रहते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट जो होते हैं, दे डोंट पे द टैक्स, देयर इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब जो रेसिपिएंट होता है वो टैक्स भरता है, इज द सप्लायर। यूजुअली जीएसटी कौन भरता है? सप्लायर। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जीएसटी कौन भरेगा? रेसिपिएंट। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है, ठीक है ना। डायरेक्टर्स है, कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, और बैंकिंग रिकवरी एजेंट है, बैंक को सर्विस दे रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस लाइक दिस, ठीक है ना। आप सिंगर हो, डांसर हो, ओके, आपने गाना बनाया हुआ है बहुत अच्छा, और आप सोनी को या टी सीरीज को अपना गाना बेच रहे हो पब्लिशिंग के लिए, तो आप तो छोटे इंसान हो, आप कहां जाके जीएसटी के कंप्लायंस करोगे? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी जो है वो लाइबल होती है टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। तो मुझे बताओ, अगर इसका टर्नओवर 38 लाख का है, सुनो, टर्नओवर 38 लाख का है, मतलब सेल्स 38 लाख का है, और रिवर्स चार्ज में इसको 4 लाख भरना है, 4 लाख के ऊपर टैक्स भरना है क्योंकि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हुआ। क्या इसका टर्नओवर हम 42 लाख लेंगे? इसको टैक्स 42 लाख पे भरना है। अब समझो क्यों टैक्स 42 लाख पे क्यों भरना है? 38 लाख पे क्या करना है? 38 तो इसका खुद का टर्नओवर है, और 4 लाख के ऊपर टैक्स क्यों भरना है? क्योंकि उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगा है। रिवर्स चार्ज लगा है मतलब आपका एक्सपेंस होता है ना वो, ये आपका एक्सपेंस है। जीटीए ने ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी को दिया, तो कंपनी का इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। डायरेक्टर ने डायरेक्टर फी कंपनी को चार्ज किया, तो कंपनी के लिए क्या है? इनकम के एक्सपेंस।
एक्सपेंस है। तो रिवर्स चार्ज मतलब आप अपने डेबिट वाले आइटम के ऊपर आप टैक्स भरते हो, ठीक है ना, एक्सपेंस के ऊपर आप टैक्स भरते हो, तो वो क्या आपके टर्नओवर में आएगा, बिकॉज यू आर पेइंग अ टैक्स। क्या ये आपका टर्नओवर है? मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, टर्नओवर मतलब सेल्स ना, तो ये क्या आपका सेल्स है? नहीं, तो इसके ऐसा नहीं कि जीएसटी में आप खाली सेल्स के ऊपर ही टैक्स भरते हो, रिवर्स चार्ज लगेगा तो आप परचेस के ऊपर या एक्सपेंस के ऊपर भी टैक्स भरोगे ना, लेकिन वो टर्नओवर में पार्ट काउंट नहीं करने का, ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्लियरली दिया है। वैल्यू ऑफ, क्या मैंने बोला, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, अभी तो 2 मिनट पहले बताया था, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई। ये क्या है, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो वो आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं है। तो टर्नओवर के कौन से 2 पार्ट नहीं है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, ये टर्नओवर का पार्ट नहीं है। चलो आगे एक बात मुझे यहाँ पे और एक बतानी है। ये फैक्ट्री है जो टोबैको बनाती है, ठीक है ना, टोबैको रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, पान मसाला, टोबैको, सिगरेट, और इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगता है। बात क्या हो रही है, समझ में आ रहा है आपको? जो बाकी सारे गुड्स है इंडस्ट्री में, जैसे अभी ये मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता। जब मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता। जब सेल होता है तो वैट या सेल्स टैक्स नहीं लगता। मतलब पुराने टैक्स नहीं लगते। पुराने टैक्स क्यों नहीं लग रहे इसको? क्योंकि जीएसटी लगना चालू हो गया, ठीक है ना। जब जीएसटी लगना चालू हो गया तो पुराने टैक्स क्यों लगेंगे, राइट। अब अल्कोहल, दारू, दारू के ऊपर आज भी पुराना ही टैक्स लगता है, ठीक है ना, मतलब वैट लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, पुराना ही लगेगा, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोल वगैरह के ऊपर भी क्या हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर भी आज भी पुराना ही टैक्स लग रहा है, मतलब जीएसटी नहीं लगता। लेकिन टोबैको की नसीब देखो कितनी खराब है। टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अभी भी है, मतलब जीएसटी आने के बाद उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी जीएसटी लगता है, ठीक है ना। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगता है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक्साइज ड्यूटी इज एप्लीकेबल ओनली टू द मैन्युफैक्चरर। जो ट्रेडर है उसके आगे, मैन्युफैक्चरिंग के आगे डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के आगे होलसेलर होगा, होलसेलर के आगे रिटेलर होगा, उनको एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता। एक्साइज ड्यूटी अप्लाइज ओनली एंड ओनली टू द मैन्युफैक्चरर। लेकिन एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। एक बार एक्साइज ड्यूटी भर दिया तो इसके आगे जब जब ये सप्लाई होते जाएगा, जब जब इसका क्या होते जाएगा, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, तब तब यहाँ पे जीएसटी भी लगेगा। मैंने क्या बोला समझा आपको? तब तक यहाँ पे क्या लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। अब आप टोबैको का कोई बीडी वगैरह जैसा कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है ना, और आपका टर्नओवर 19 लाख है। मैंने क्या पूछा आपको, आपका टर्नओवर क्या है, 19 लाख है, और 20 लाख के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होने वाला है जीएसटी में। आपका टर्नओवर 19 लाख का है और एक्साइज ड्यूटी 2 लाख की है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी 2 लाख की है, तो 21 लाख होता है। एक्साइज ड्यूटी तो आपका इनकम भी नहीं है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी ही है ना। तो मुझे बताइए, तो टर्नओवर कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे टर्नओवर जो है वो 21 लाख है। ऐसे ही होता है, ये तो जादू है। खाली जीएसटी के अमाउंट जो है वो ही कंसिडर नहीं करने हैं। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कौन से टैक्स निकालने बोला गवर्नमेंट ने? टर्नओवर में से कौन सा टैक्स निकालने बोला? सीजीएसटी, एजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी का सेस। इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि अगर कोई और इनडायरेक्ट टैक्स लगा होगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगी होगी, या कोई भी और इनडायरेक्ट टैक्स लगा होगा, या कोई और दुनिया भर का टैक्स, स्टेट लेवल का टैक्स लगा है, कोई भी टैक्स है, ठीक है ना, एंट्री टैक्स, एग्जिट टैक्स, कुछ भी, XYZ नाम दे दो आप, कोई और टैक्स अगर लगा होगा तो फिर आप उसको एक्सक्लूड नहीं करोगे, वो टर्नओवर में ही रहेगा। ये समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? ये आपका इनकम नहीं है, फिर भी इट इज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर, ठीक है ना। ये ऐसा बहुत कम जगह पे होता है, जैसे टोबैको पे ऊपर है। तो आपको समझ रहा है ना, टोबैको के ऊपर अभी डबल जीएसटी लगने वाला है, क्योंकि अभी जब जीएसटी चार्ज होगा तो 19 लाख पे जीएसटी नहीं निकलेगा। अब जीएसटी कितने पे निकलेगा? 21 लाख पे निकलेगा। मतलब इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो वैल्यू आई होगी उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। मतलब अगर जीएसटी 21 लाख के ऊपर अगर लगेगा तो डबल टैक्सेशन होने वाला है, आप समझ रहे हो? तो
टोबैको के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी भी लगा और वो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर क्या लग गया, जीएसटी भी लग गया। तो इसको हम डबल टैक्सेशन बोलते हैं कि आपके इनडायरेक्ट टैक्स का डबल टैक्सेशन, दो अलग अलग टैक्स लग गए आपके ऊपर। और टैक्स ऑन टैक्स भी है, इसको कैस्केडिंग भी बोला जाता है। आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब पीछे जाके एक्चुअली पढ़ाना था चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में कि कैस्केडिंग क्या होता है। लेकिन आप याद रखिए टैक्स ऑन टैक्स भी लग गया, ये गलत हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिगरेट पी रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो लोगों को बोल ही रहे हैं कि सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ठीक है ना, हानिकारक है। हानिकारक नॉट ओनली फॉर योर हेल्थ बट फॉर वेल्थ ऑल्सो। आपके पैसे खत्म होते जाएंगे क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लोग भरे जा रहे हैं। वही अगर कोई इसेंशियल कमोडिटी के ऊपर अगर ऐसा कुछ होता तो आंदोलन होता, नोटिफिकेशन लेटर लिखे जाते, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाती। लेकिन टोबैको खाने वाले, सिगरेट पीने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 10 की 25 रुपए भी सिगरेट हो जाएगी तभी भी वो पियेंगे। तो गवर्नमेंट को भी अच्छा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं देश देश के लिए। खाली सोल्जर जान थोड़ी ना क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। सोल्जर जान देते हैं देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश को चलाने के लिए। ये जो टोबैको खाने वाले लोग हैं वो अपनी जान दे रहे हैं, तो दे आर नॉट लेसर देन सोल्जर्स, ठीक है ना। ये लोग भी देश के लिए मर रहे हैं, लेकिन ये देश को पैसा देके मरते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे भले लोगों को अभी मतलब देश में होना थोड़ा जरूरी है। नहीं तो गवर्नमेंट टोबैको बैन कर देता ना। इतनी बड़ी बड़ी वार्निंग देने की क्या जरूरत है। टोबैको बैन कर दो, मैन्युफैक्चरिंग ही बैन हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। इंडिया में बहुत ज्यादा फैक्ट्री नहीं है टोबैको की, आप सारी फैक्ट्रीज बंद कर दो, बैन कर दो। टोबैको मिला तो इमीडिएटली अरेस्ट किया करो। जैसे अभी आप गांजा, नार्कोटिक्स वगैरह कैसा है आपका, हीरोइन वगैरह, वैसा टोबैको कर दो अगर आपको रोकना ही चाहते हैं तो। लेकिन वो रोकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि लोग खाए टोबैको जिसको खाना है। हाँ, इकोनॉमी बिल्ड होते जाए, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स आता है। तो ये मुझको खाली आपको एक एग्जाम्पल देना था। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि रघुवर प्राइवेट लिमिटेड पे जीएसटी ऑन सिटिंग फीस ऑफ अ डायरेक्टर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भरा गया है, क्या इसके ऊपर टर्नओवर का पार्ट होगा? नहीं, लेकिन क्या ये डायरेक्टर के टर्नओवर का पार्ट होगा? yes. अरे जिसने सप्लाई किया उसके तो अभी जीटीए का टर्नओवर इधर नहीं आएगा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉरी, जीटीए का टर्नओवर के ऊपर कंपनी ने जो टैक्स भरा है रिवर्स चार्ज में, ये 4 लाख के ऊपर, वो कंपनी का टर्नओवर नहीं है। लेकिन क्या जीटीए का टर्नओवर है? yes. हाँ, उसका तो ये है ना, जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसका तो टर्नओवर है ही। तो ये बात यहाँ पे हो गई। फिर यहाँ पे अभी छोटे छोटे एग्जांपल आएंगे, ठीक है ना। एक दिल्ली में ऑफिस है, एक हरियाणा में ऑफिस है, ठीक है। क्या एक एक ऑफिस, एक एक ब्रांच का टर्नओवर देखोगे कि दोनों का एग्रीगेट करोगे? दोनों का एग्रीगेट करेंगे, दोनों ऑफिस का टर्नओवर देखा जाएगा। तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं ऑफ ऑल द ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया जिनका स्पैन सेम है। हाँ, जिनका पैन ही अलग है उसका थोड़ा क्या एग्रीगेट करोगे आप, क्योंकि जीएसटी इज अ पैन बेस्ड नंबर। सर एक्सपोर्टेड होगा, एग्जम्प्टेड होगा, इंटरस्टेट होगा, हाँ, between distinct person having the same pan to be included in the aggregate turnover। देखिए क्या बता रहा है। मधुर ऑयल पंजाब इज एंगेज इन सप्लाइंग मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल। देखो हाँ, मशीन ऑयल भी दे रहा है और क्या दे रहा है, पेट्रोल भी दे रहा है। पेट्रोल का मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि पेट्रोल क्या होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है, बट विच इज इंक्लूडेड इन अ एग्जम्प्टेड सप्लाई। और मशीन ऑयल जो है वो टैक्सेबल सप्लाई होता है। सप्लाई पेट्रोल इज नॉट लिवेबल टू जीएसटी बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज टैक्सेबल। In order to determine whether Madhur Oil is liable for registration, turnover of both non-taxable as well as taxable would taken into account। ये समझ में आ रहा है आपको? थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। अब मोहिनी एंटरप्राइजेस हैज अपॉइंटेड मिस्टर बेस्ट फोर्स एसोसिएट एज एजेंट, ठीक है ना। तो एक मोहिनी एंटरप्राइज करके मेन कंपनी है और ये इसका बेस्ट फोर्ड उसका क्या है, एजेंट है। बताइए, एजेंट ने मार्केट में जाके गुड्स बेचा, एजेंट ने मार्केट में जाके गुड्स बेचा तो सेल्स किसका, मोहिनी एंटरप्राइजेस का, मेन कंपनी का ना। आप पार्ले जी के एजेंट हो, आपने जाके दुकान दुकान में से सेल्स लेकर आए, लेकिन आप इनवॉइसिंग नहीं करोगे अपना। इनवॉइसिंग किसका होना चाहिए, पार्ले जी का ही। अगर इनवॉइसिंग आप खुद का करते हो तो फिर आप इंडिपेंडेंट एजेंट हो, फिर आपका भी सेल्स माना जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे देखना होता है कि इनवॉइस किसके नाम से है। यहाँ पे दोनों एजेंट होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट एजेंट और एक होता है
इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट एजेंट मतलब वो अपने नाम पे इनवॉइसिंग नहीं करता, वो कंपनी के नाम पे इनवॉइसिंग करता है, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट एजेंट का क्या होता है, वो खुद का ही करता है, तो वो खुद ही बिजनेसमैन हो गया। मिस्टर बेसफोर्ड एंड एसोसिएट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन इट्स ओन अकाउंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी एंटरप्राइज वेयर इनवॉइसेस आर इशूड बाय, देखो इनवॉइसेस कौन इशू कर रहा है यहाँ पे, इन द नेम ऑफ बेसफोर्ड एसोसिएट्स ओनली, मतलब एजेंट खुद ही क्या कर रहा है, इनवॉइस कर रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट एजेंट है, ठीक है ना। अब ये टर्नओवर किसका माना जाएगा, उसका खुद का माना। ऑल सप्लाई मेड बाय बेसफोर्ड एसोसिएट एज ए एजेंट ऑफ मोहिनी एज इस ओन अकाउंट, उसका खुद का टर्नओवर और मोहिनी का एज ए एजेंसी में विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बेसफोर्ड। समझ में आ रहा है, क्योंकि इनवॉइसिंग उसने खुद किया। आपका ओरिजिनल आंसर क्या था कि कौन होना चाहिए था, मोहिनी एंटरप्राइज का ये होना चाहिए था, लेकिन तभी इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा होना चाहिए था कि इनवॉइसेस वर इशूड बाय मोहिनी एंटरप्राइजेस। अब इनवॉइसेस यहाँ पे मोहिनी एंटरप्राइज ने किए ही नहीं थे, तो ये एक होता है कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट एजेंट एंड इंडिपेंडेंट एजेंट। एक होता है एग्रीगेट टर्नओवर, एक होता है टर्नओवर इन स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जैसे पकड़ लिए महाराष्ट्र में टर्नओवर 30 लाख का हो गया गुड्स इंडस्ट्री में, और गुजरात में टर्नओवर 20 लाख का हो गया, तो एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो गया। 40 लाख के बाद मेरे को क्या भरना है, टैक्स भर, जीएसटी भरना है। तो मान लीजिए मैंने जीएसटी नंबर भी ले लिया, ये टोटल 50 लाख हो गया मेरा अब तक, ठीक है, और मैंने जीएसटी नंबर ले लिया है। ओके, तो एक तो ये बात होती है चेक करने के लिए कि बाबा 40 लाख क्रॉस हो गया तो जीएसटी नंबर ले लेना, ये होता है एग्रीगेट टर्नओवर। ये 50 लाख क्या है मेरा, एग्रीगेट टर्नओवर। अब दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मैं पहले से ही रजिस्टर्ड हूं, मैं पहले से ही रजिस्टर्ड है, लास्ट ईयर ही मेरा रजिस्ट्रेशन लिया है मैंने, तो इस हर साल तो 40-40 लाख का एकदम से ऐसा मिलेगा नहीं, लाइफ में एक ही बार मिलेगा। तो अभी तो एक एक रुपया भी मेरा टैक्सेबल है। वंस यू आर टैक्सेबल एवरी ईयर यू हैव टू पे टैक्स, ऑन एवरी रुपी यू हैव टू पे टैक्स, ठीक है ना। तो मुझे बताइए एग्रीगेट टर्नओवर तो 50 लाख है, लेकिन महाराष्ट्र में कितने टर्नओवर के ऊपर टैक्स भरूंगा, 30 लाख, और गुजरात में टैक्स कितने के ऊपर भरूंगा, 20 लाख। जबकि जीएसटी बोलने के लिए देश का टैक्स है, जीएसटी बोलने के लिए तो देश का टैक्स है, लेकिन आपको पता है अप्लाइड स्टेट वाइज होता है ये। तो 30 लाख का अगर मैं 18% निकालता हूं तो यहाँ पे 9% जो भी निकलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 9% जो होगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे 20 लाख के ऊपर 9% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 20 लाख का 9% जो होगा वो किसको जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा। इसलिए टर्नओवर ऑफ द स्टेट हमको पता होना चाहिए, मतलब जिस स्टेट का टर्नओवर है वो उसी स्टेट में बुक होना चाहिए। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको। आप ऐसे नहीं कर सकते गुजरात में टर्नओवर करके महाराष्ट्र में बुक करता हूं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। क्यों, क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट को गुजरात में जो सेल हुआ उसके ऊपर टैक्स। ओके, अंडरस्टूड मैंने क्या बोला। तो टर्नओवर अलग है और टर्नओवर इन स्टेट अलग है। टर्नओवर इन स्टेट हम तब देखते हैं जब हमें टैक्स भरना होता है। हमें क्या भरना होता है, एग्रीगेट टर्नओवर क्यों देख रहे हैं हम, टैक्स भरने के लिए नहीं देख रहे, जस्ट टू चेक लाइबल टू रजिस्टर्ड होगा, मतलब आगे जाके आएगा कंपोजिशन के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर इज अ वेरी कॉमन टर्म, और बहुत सारी जगह पे यूज होगी, मेनली रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन में यूज होती है, ठीक है ना। फिर आपको पता है ये बंदा क्या सोच रहा है, हाँ ये क्या सोच रहा है पता है आपको, ये बहुत सीरियस बंदा रहता है। ये बोलता है आपका मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में हाँ अगर ऑफिस है और महाराष्ट्र में भी है तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के एंगल से देखोगे तो 40 लाख का लिमिट है, और 3-4 स्टेट के एंगल से अगर देखोगे मिजोरम वगैरह के तो 10 लाख का लिमिट है, ठीक है ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर में कंफ्यूज हो गए, आपका एक ब्रांच यहाँ पे, आपका एक ब्रांच वहां पे, तो कितना होता है, मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा कंफ्यूजन था गो कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे लिमिट कितना देखा जाएगा अभी आपको, 10 लाख, मतलब 10 लाख अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया। ओके, अब ये कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हो गए, ठीक है ना, ये कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हो गए। स्पेसिफाइड गुड्स का यहाँ पे लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है गुड्स का महाराष्ट्र में लिमिट कितना है, गुड्स का 40 लाख, लेकिन अगर स्पेसिफाइड गुड्स अगर हो गया हो, स्पेसिफाइड गुड्स होगा तो उसका कितना होता है। तो ये गवर्नमेंट इसको ज्यादा बेनिफिट नहीं देना चाहता है, ये थोड़े नेगेटिव टाइप के गुड्स है, हल्के से नेगेटिव टाइप के गुड्स है, आप ऐसा याद रखो। क्योंकि इसमें ये तो याद आ रहा है आपको पान मसाला,
सर ये ब्रैकेट में क्या पान मसाला का व्हाट्सएप नंबर लिखा है? नहीं, इसको HSN कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HSN कोड। HSN कोड मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें इसका टैक्स का रेट लिखा जाता है। वो भी छोड़ दो आप, इतना टेंशन मत लो, इसके सामने GST का रेट लिखा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो पान मसाला का लिमिट कितना हमारे महाराष्ट्र में? अगर आप पान मसाला सप्लाई करते हो, पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ पान मसाला, तो पान मसाला वाले का, जो पान मसाला बेचता है, उसका टर्नओवर का लिमिट कितना? अरे पान मसाला जो बेचता है उसका टर्नओवर का लिमिट कितना महाराष्ट्र में? रजिस्ट्रेशन के लिए ऑब्वियसली। नॉर्मल गुड्स का कितना? 40 लाख। पान मसाला वाले का कितना? 20 लाख। बस इतना ही बताना है आपको ना। फिर पान मसाला के बाद और कौन से महान प्रोडक्ट आते हैं उसके भाई लोग? पान मसाला के बाद क्या आता है? टोबैको। हाँ, टोबैको के बाद क्या आता है? मैन्युफैक्चर टोबैको या टोबैको सब्सटीट्यूट्स ना। टोबैको जैसा ही दिखने वाला कुछ, हाँ क्या, वो कुछ कुछ अलग अलग नाम बोल के वो लोग देते हैं, एक्चुअली उसमें क्या है? टोबैको ही रहता है। तो टोबैको के भाई बहन जो भी है सारे इसमें आ गए। ओके, तो ये तो खराब बात होती है। अब तुम बोलोगे ये तो खराब बात होती है सर, अंडरस्टैंड होता है। अब मुझे बताओ, आइसक्रीम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मतलब टोबैको, गवर्नमेंट बोलता है पान मसाला टोबैको इनको जल्दी टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि 40 का कितना कर दिया गवर्नमेंट ने? 20 कर दिया। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, क्योंकि हम सब के सब गोल गोल मोटे मोटे हो चुके हैं। तो शुगर इज ऑल्सो अ पॉइजन फॉर अस। मतलब टोबैको एंड पान मसाला इज नॉट ओनली अ पॉइजन, शुगर इज ऑल्सो पॉइजन फॉर अस। तो इसको व्हाइट पॉइजन बोलो आप। क्या बोल दो आप, इसका नाम रख दो व्हाइट पॉइजन। तो ये भी अच्छा नहीं होता। और आइसक्रीम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आइसक्रीम तो खाना ही नहीं चाहिए आपको। एक तो इतना महंगा हो गया है, हाँ, ऊपर से सालों अनहेल्दी है, ऊपर से सर्दी हो गई है तुम लोगों को। ठीक है ना, तो आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। इतना बोलने के बाद भी लोग खाते हैं, क्योंकि टोबैको वालों में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वो टोबैको खाने वाले टोबैको से रोक नहीं पा रहे, आइसक्रीम खाने वाले लोग आइसक्रीम से नहीं रोक पा रहे। अब आइसक्रीम होता है और अदर एडिबल आइस भी होता है ना, कैंडीज वगैरह भी होती है, आपको पता होगा। हाँ, वेदर कंटेनिंग कोको और नॉट, मतलब क्या? मतलब उसमें चॉकलेट का पाउडर है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई अलग फ्लेवर का भी हो सकता है। हाँ, तो ये उन्होंने बोल दिया। तो पहले 3 आइटम तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, एक बात आपको मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बता दूं, जिन लोगों को लॉ अच्छे से आता है और जिन्होंने लॉ इसके पहले भी अगर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी आया करते थे। कोल्ड ड्रिंक को हम इंग्लिश में एरेटेड वाटर बोलते हैं। कौन सा वाटर बोलते हैं? एरेटेड वाटर। मतलब उसके ऊपर, उसके अंदर सोडा बीडा मिक्स कर देना, ठीक है, उसको एरेटेड वाटर बोलते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे थे, अभी नहीं है। मतलब क्या होता है, इसमें इस लिस्ट में कोल्ड ड्रिंक था, अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब कोल्ड ड्रिंक का पहले 20 लाख का लिमिट था, अब कितना हो गया? 40 लाख। ये समझ में आ रहा है क्या? स्पेसिफाइड गुड्स में से निकल गया, मतलब वो कहाँ चला गया? नॉर्मल गुड्स में। स्पेसिफाइड अगर होता तो कितना होता? 20 लाख का लिमिट। अब एरेटेड वाटर्स को इस इधर से निकाला गया है स्पेसिफाइड में से, तो वो कितना हो गया? 20, 40 लाख। 20 लाख का कितना हो चुका है? 40 लाख। अब ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इसके लिए भी उन्होंने लिमिट कम कर दिया। ठीक है ना। फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा अपने क्लासरूम के बाजू में जो रखा हुआ है, वो इतना बड़ा ब्रिक है, लेकिन वो बहुत हल्का ब्रिक है ना। इधर भी ऊपर रखा हुआ है, मतलब उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। फ्लाई ऐश मतलब उड़ने वाली ऐश, ऐसे मत बोलो, ठीक है ना। जब भी स्टोन क्रशर होता है, स्टोन, बड़े बड़े स्टोन होते हैं, पहले तो माउंटेन में ब्लास्टिंग करके वो निकाला जाता है, उसको क्रश किया जाता है। तो स्टोन के साइजेस होते हैं, ठीक है ना। 40 mm, हाँ 20 mm। इधर किधर तो था, मैं कल ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा था। ये देखो ऐसे स्टोन निकाला जाता है ब्लास्टिंग करके, ठीक है ना। हाँ ले लो ना, फट इस कॉर्नर से ले लो, और इस साइड मेरी मेरी सीट के यहाँ पे थोड़ा गंदा हुआ है, मेरे यहाँ पे भी ले लो। मैं चालू रख रहा हूँ। किधर गया वो, जरा मुझको बताना था खाली।
7 पेज वाला किधर गया? इसमें है। ये देखो, ये स्टोन क्रशर बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे ये डाला हुआ है, जब आप बहुत बड़े बड़े स्टोन को क्रश करते हो तो उसमें से अलग अलग साइजेस हम निकालते हैं। तो एक साइज होता है 40 mm। 40 mm मतलब आप समझिए इतना बड़ा पत्थर, ठीक है ना, जो आपके हाथ में ऐसे बैठता है, इतना बड़ा पत्थर, उसको 40 mm बोलते हैं, थोड़ा लार्जर इन साइज। 20 mm ऑब्वियसली उसका हाफ साइज। आपने बड़े बड़े रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन देखा होगा, तो इतने मोटे मोटे पत्थर जो आप 3 उंगली में पकड़ सकते हो। 10 mm मतलब उससे छोटे, 6 mm मतलब उससे छोटे, और 4 mm मतलब आपने 6 mm 4 mm मतलब जिसको हम खड़ी बोलते हैं मराठी हिंदी में, ठीक है ना। ऐसा इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े स्टोन होते हैं ना कि अपने दोस्तों को आप मारते हो रास्ते पे एक दूसरे को उठा के, ऐसा नहीं कि मर जाए इतना मार देते हो, छोटा सा पत्थर उठा के जो मारते हो ना, वो 6 mm 4 mm होता है। और इसमें से जो निकलता है उसको बोला जाता है वेस्ट स्टोन। वेस्ट स्टोन जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, उसको फ्लाई ऐश भी बोला जाता है, ठीक है। उतना आपको मैं बताता हूँ फ्लाई ऐश कैसे दिखता है, ठीक है। ये देखिए, जो पाउडर जैसा निकलता है एकदम छोटा छोटा, इसको फ्लाई ऐश बोला जाता है। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स मतलब ये वाली ब्रिक्स, जिसको हम व्हाइट कलर की ब्रिक्स, एक तो रेड ब्रिक, रेड कलर का ब्रिक्स होता है। रेड कलर का ब्रिक्स मतलब जो मिट्टी में से बनता है, ठीक है ना। और फ्लाई ऐश मतलब ये सीमेंट और वो जो स्टोन क्रशर का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो पाउडर निकलती है, उससे बनाया गया हुआ ब्रिक्स। ओके, तो दीज आर दी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसको भी इन्होंने यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ओके, फ्लाई ऐश ब्रिक्स है। फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स है, मतलब ब्रिक्स नहीं बनाया आपने, खुले में बेच दिया। फ्लाई ऐश ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल एंड सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन एंड रूफिंग टाइप्स। अर्दन मतलब जो अपने क्या बोलते हैं, रूफ पे जो होता है ना गांव में, आप रेड कलर का आप जिसको देखते हो, ठीक है ना।
मिट्टी का बना हुआ मटेरियल, लेकिन यहाँ पे रूफ टाइल्स होती है टेक्निकली और रूफिंग टाइल्स, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। तो ईटा हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो भी ये सब आइटम यूज होते हैं, ब्रिक्स हो गए, अर्दन हो गए, रूफिंग टाइल्स हो गया, ठीक है ना। इन सब का जो है वो हम स्पेशल गुड्स मानते हैं। और स्पेशल गुड्स मानोगे तो फिर भैया मुझे बताओ इसका लिमिट कितना हो गया। बाकी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब इतना बोलना पड़ा क्योंकि इसको हम स्पेशल गुड्स बोलते हैं। और स्पेशल गुड्स इसलिए बोला जाता है, पेन चल नहीं रहा है क्या? तो पेन पे क्लिक करो। हो गया, ठीक है ना। चलो आगे चलता हूँ। स्पेशल गुड्स का लिमिट इतना है। अब इन्होंने यहाँ पे टेबल बना के दिया है बहुत बड़ा कि भैया कहाँ पे क्या होगा। मैंने तो आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई गुड्स का क्या होगा और गुड्स एंड सर्विस अगर दोनों होगा तो क्या होगा। तो ये टेबल भी पढ़ना है तो टेबल भी पढ़ लो, मैंने चार्ट भी बना के दिया। और इसको आप ऐसे भी बना के पढ़ सकते हो कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा अगर होगा तो 10 लाख, कुछ भी कर लो। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये जो 6 स्टेट है, एटीएम, यूपीएस, वहां पे भैया 20 लाख कुछ भी कर लो। हाँ, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड एनी अदर स्टेट में फिर उन्होंने बोला लिमिट जो होगा वो भैया होगा 40 लाख फॉर गुड्स, और बाकी हर सिचुएशन में 20 लाख। अब आप मुझे क्वेश्चन आंसर बताओगे फटाफट। पृथ्वीराज ऑफ आसाम, आसाम बोल दिया उन्होंने, ठीक है ना। इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ शूज, शूज तो नॉर्मल गुड्स हो गया, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर इज 22 लाख। जल्दी बताइए क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आसाम में? Yes. आसाम में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा ना रे। ए एडे लोग, ये गांजा पी के बैठे हो क्या? आसाम में कितना लिमिट था? इधर था आसाम। आसाम इधर है, जम्मू कश्मीर इधर है, हिमाचल प्रदेश इधर है। 40 टन। तो गुड्स का लिमिट कितना है? 40 लाख का। इसका टर्नओवर 22 लाख है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ये समझा आपको मैंने क्या बोला? हाँ, तो थोड़ा जाग जाओ, ठीक है ना, नहीं तो टाइम लगता है। फिर अगर पृथ्वीराज अगर पान मसाला बेचता तो स्पेसिफाइड गुड्स है तो 20 लाख का 22 लाख का लिमिट हो जाता, तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता। अगर सर्विस होता तो भी मैंडेटरी हो जाता, क्योंकि सर्विस का लिमिट कितना है? 20 लाख की है, ठीक है ना। अगर दोनों देता, बोथ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विस, तभी भी क्या हो जाता? 20 लाख मैंडेटरी हो जाता। अब शिवाजी ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना याद आ रहा है क्या? एटीएम, यूपीएस यहाँ का है, तो बताइए कितना लिमिट होता है यहाँ पे? यहाँ पे 20 लाख का ही लिमिट होता है, हर सिचुएशन का 20 लाख होता है। तो यहाँ पे टॉयज बेच रहा है वो 22 लाख का। जल्दी बताइए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी? मैंडेटरी, ठीक है ना। और आगे वही उन्होंने बोला, टॉय के जगह पे कुछ और अगर बेचता होगा तो भी मैंडेटरी, सर्विसेज अगर होगा तभी भी मैंडेटरी होता, और दोनों अगर देता तो भी मैंडेटरी होता, स्पेशल गुड्स होता तभी भी मैंडेटरी होता। अशोका ऑफ मणिपुर, मणिपुर मी ना थ्री वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना लिमिट होता है? 10 लाख का। उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, पेपर बेचता है मतलब गुड्स बेचता है, 12 लाख का लिमिट हो गया। लेकिन 12 लाख का टर्नओवर हो गया, जल्दी बताइए। टैक्सेबल मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है ना। और सर्विस अगर देता होगा तो भी मैंडेटरी है, और दोनों देता होगा तो भी मैंडेटरी है। फिर से राघव ऑफ आसाम, आसाम आ गया। आसाम कहाँ पे आता है? गुड्स बोले तो 40 और अदर सिचुएशन में 20, ठीक है ना। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, टर्नओवर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ आसाम शोरूम इज 28 लाख। आसाम के शोरूम का 28 लाख है। और त्रिपुरा में और एक शोरूम है जिसका टर्नओवर 11 लाख है। अब 11 लाख और 28 लाख देखोगे तो कितना होता है? 39 लाख होता है। तो टर्नओवर लगेगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर तो 39 लाख हो गया। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा या नहीं होगा? त्रिपुरा में 10 लाख का क्यों? त्रिपुरा में 10 लाख का लिमिट है। हाँ, तो कंफ्यूजन है ना। त्रिपुरा में 10 लाख का लिमिट है और आसाम में 40 लाख का लिमिट है। कौन सा लिमिट लूं? तो हमने बोला था 10 लाख का, ठीक है ना। कंजर्वेटिव जाने का, 10 लाख का लिमिट लेने का, और फिर ये दोनों स्टेट में इसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज टैक्सेबल। चलो ठीक है, बिजनेस है वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
उदय एंटरप्राइज इज सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या बेचता है? Taxable goods. टैक्सेबल गुड्स बेचता है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन नागालैंड, नागालैंड में क्या बेच रहा है? Liquor. लिकर। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे याद देखो, नागालैंड में ओनली लिकर बेच रहा है, लिकर दारू, और महाराष्ट्र में क्या बेच रहा है? टैक्सेबल गुड्स। एग्रीगेट टर्नओवर में तो दोनों कंसिडर होगा, ठीक है ना। टर्नओवर कितना हो गया देखो, 34 लाख इन महाराष्ट्र एंड 11 लाख इन नागालैंड, तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 45. 45। और महाराष्ट्र का लिमिट कितना है? 40 है, और नागालैंड का भी अगर लेते तो 10 लाख। तो रजिस्ट्रेशन तो क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में लेगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में लेगा, टर्नओवर इन स्टेट भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या वो जिंदगी में कभी भी नागालैंड में टैक्स भरेगा? नागालैंड में कभी भी टैक्स भरेगा? जी नहीं भरेगा, क्योंकि वहां पे वो क्या सप्लाई करता है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है। ये कहाँ पे है? खाली ओल्ड लॉ में, मतलब जीएसटी में नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अब जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं, तो उसके लिए उस स्टेट में आप जाके रजिस्ट्रेशन लेके क्या ही कर लोगे। लेकिन अगर वहां पे और कोई अगर आइटम सेल करता तो लग जाता। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र है, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 लाख, हाउएवर थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी रेड्यूस्ड टू 10 लाख, क्योंकि नागालैंड में भी है, ठीक है ना। इन दिस केस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। इट विल ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, बट नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन नागालैंड एज इज नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम द सेड स्टेट। वहां पे एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एक्सक्लूसिव नॉन टैक्सेबल दिया जा रहा है, इसलिए वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, तो मैंने क्या बताया था आपको, फॉर एनी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, फादर से बेटे के पास चला गया, या कंपनी का आपने एलएलपी बना दिया, या एलएलपी का कंपनी बना दिया, या अमालगमेटिंग कंपनी को अमालगमेटेड कंपनी में कन्वर्ट किया, या डीमर्ज कंपनी को रिजल्टिंग कंपनी में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। ये सारे कैपिटल गेन में भी अपनी बात हुई थी अभी। अगर ऐसा कुछ भी अगर चेंज इन बिजनेस हुआ है और नया एसएससी का नया पैन है, तो क्या वो जीएसटी का नंबर ट्रांसफर हो सकता है पुराने एसएससी से? नहीं हो सकता। जीएसटी नंबर नॉन ट्रांसफरेबल, मैंने बताया था आपको। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल है क्या? आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ट्रांसफरेबल है क्या? तो जीएसटी नंबर, आपका पैन ट्रांसफरेबल है क्या? लेकिन अगर पैन नंबर सेम रहेगा तो हो ही नहीं सकता। पैन नंबर सेम हो ही नहीं सकता ना, बाप का और बेटे का। बाप बेटे का नहीं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कंपनी लिखा है, यहाँ पे एलएलपी लिखा है, यहाँ पे एलएलपी लिखा है, यहाँ पे कंपनी लिखा है। आप बात कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म को अगर मैंने एलएलपी में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म को जब एलएलपी में कन्वर्ट करते हो तो इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को सेम एसएससी माना जाता है, इसलिए उनका पैन क्या होता है? सेम होता है। पैन सेम होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं करना है, तो आपको खाली कोर फील्ड में अमेंड करना है, आपका नाम बदल गया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, ठीक है ना। चलो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, सेक्शन 24 है। यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे टर्नओवर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। तो सबसे पहला उन्होंने लिखा है पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, मतलब भले आपका दुकान यहाँ पे गडिंगलज में है, कोल्हापुर में है, ठीक है ना, और आप सप्लाई करना चाहते हो बेलगावी कर्नाटका में, और आपका टर्नओवर अभी क्रॉस नहीं हुआ है, फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा आपको, मैंडेटरी, क्योंकि आप क्या जा रहे हो? इंटरस्टेट। और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी क्यों करके रखा है? ताकि स्मगलिंग ना हो गुड्स का एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, चोरी ना हो करके, मतलब क्योंकि चेक पोस्ट होता है। क्या सिटी के अंदर ज्यादा चेक पोस्ट नहीं होते, स्टेट के अंदर ज्यादा चेक पोस्ट नहीं होते, लेकिन जब स्टेट का चेक क्रॉस होता है तो डेफिनेटली देयर इज अ चेक पोस्ट। तो चेक पोस्ट से कम अनटैक्स गुड्स ना जाए, इसलिए इन्होंने मैंडेटरी रखा हुआ है। लेकिन सर्विस के केस में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया, आपको पता है। मैंने सर्विस का मैंने क्या बोला, सर्विस का आपको तभी रजिस्ट्रेशन लेना होगा जब 20 लाख या 10 लाख, मतलब 10 लाख वो मामीनात्री के लिए, और नॉर्मल के लिए कितना हो गया? 20 लाख क्रॉस होगा तो ही सर्विस का लेना है। और यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई गुड्स में और एक रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है? हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अरे बताया था ना, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को भी उन्होंने क्या करके रखा है? रिलैक्सेशन देके रखा है कि बाबा ठीक है, आप भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके सेल कर सकते हो और आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा है 40 लाख 20 लाख जो भी आपको एप्लीकेबल टर्नओवर है, ठीक है ना। तो सेम नियम उसी के लिए भी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन, फिर से बताओ, हु इज द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो हमारे स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है,
लेकिन किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है, जैसे इंडिया है, ये राजस्थान में रजिस्टर्ड है लेकिन महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन अभी गरबा के दिनों में, हाँ, नवरात्रि में उसको यहाँ पे महाराष्ट्र में आके सप्लाई करना चाहता है वो, तो पहले उसको महाराष्ट्र में क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में तो परमानेंट बिजनेस करने वाला है नहीं, तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन क्यों ले, तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेगा। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को ही हम कैजुअल रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। तो कैजुअल रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, लेकिन वो किसी और स्टेट में क्या है, परमानेंट रजिस्टर्ड है, किधर ना किधर वो परमानेंट है। और एनआरटीपी करके जो होता है, ये जो है एनआरटीपी, एनआरटीपी कौन है, ये हमारे देश में किधर भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये बाहर से इंडिया में आया हुआ है, एग्जीबिशन के लिए आया हुआ है, 4-5 दिन के लिए आया हुआ है, 15 दिन के लिए आया है, 20 दिन के लिए आया हुआ है, बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये एनआरटीपी और सीटीपी को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बाकी ये कौन होते हैं हम आगे जाके डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे। ओके, अगर आपके ऊपर आरसीएम लग गया है, आपके ऊपर आरसीएम लग गया मतलब आपको टैक्स भरना है रिवर्स चार्ज में, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं, कोई एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ये कंप्लायंस वाले भी बेटे करके मैं सिखा रहा हूं, कोई एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जिसके 3 डायरेक्टर है, ठीक है ना, और इसका टर्नओवर अभी 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ, ये गुड्स इंडस्ट्री में टर्नओवर अभी 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन एक बोर्ड मीटिंग इन्होंने ली और ये तीनों डायरेक्टर ने इसको सर्विस दी। एक बोर्ड मीटिंग लिया गया और तीनों डायरेक्टर ने क्या दी, सर्विस दी कंपनी को, तो तीनों डायरेक्टर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो इसका टैक्स कौन भरने वाला है, कंपनी भरने वाला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। और कंपनी जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरने वाला है तो कंपनी तो बोल रही भैया मेरा तो 40 लाख क्रॉस हुआ ही नहीं अभी तक, मेरा 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों लूं जीएसटी का। तो आप ही मुझे बता दीजिए, क्या कंपनी ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि मेरा टर्नओवर अभी 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपको उसको क्या समझाना पड़ेगा, सर फॉरवर्ड चार्ज में आपको जीएसटी नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन क्योंकि रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अब रिवर्स चार्ज में जीएसटी तो तभी भर सकते हो ना जब आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो। और आपको दिक्कत समझ में आनी चाहिए, ये लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे क्योंकि इनको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है। अब ये नहीं बोल सकते फिर कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं भर सकता। मतलब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो कल से आपका जो भी बिलिंग होने वाला है उसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना ही पड़ेगा। आपको मंथली बिलिंग चालू, मंथली फाइलिंग चालू ही हो गया, मतलब जो जीएसटी के कंप्लायंसेस है वो सारे एप्लीकेबल हो गए, क्योंकि यू बिकेम द टैक्सेबल पर्सन, यू बिकेम द नॉर्मल पर्सन नाउ, यू आर रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड सेक्शन 22 की वजह से नहीं हो, लेकिन सेक्शन 24 भी तो है वहां पे। तो यू बिकेम लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ सेक्शन 24, तो आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करोगे। ये कंफ्यूजन क्लियर है, बहुत बार मार्केट में आता है ये कंफ्यूजन कि फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल नहीं है लेकिन रिवर्स चार्ज है, रजिस्ट्रेशन लेना है क्या, यस लेना है, लेकिन टर्नओवर नहीं है फिर भी लेना है, टैक्स भरना ही है कल से। फिर मैंने आपको ये बताया था एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, इंडिया में जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ तो टीसीएस करके कॉन्सेप्ट है जो अभी बात नहीं करेंगे, बहुत ही एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के सिलेबस में भी शायद नहीं होगा, और होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। टीसीएस होता है, टीसीएस मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे ई कॉमर्स, अच्छा ये टीसीएस और इनकम टैक्स का टीसीएस अलग है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये अमेजोन वगैरह है, और आप इसके वेंडर हो, वेंडर मतलब समझते हो ना, तुम अपैरियो, अपैरियो जो अपने को गुड्स देता है, जो यहाँ से हम लैपटॉप वगैरह लेते हैं अमेजोन से लेंगे तो अपैरियो अपने को सेल करता है, ठीक है ना। तो अपैरियो एक क्या है, वेंडर है, मैं बायर हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने अमेजोन पे ऑर्डर दिया, अमेजोन ने अपैरियो को ऑर्डर दिया, अपैरियो ने मुझको डिलीवर किया, ये समझ में आ रहा है आपको। पैसे किसको गए रहेंगे, इधर अमेजोन के पास गए रहेंगे, पैसे मेरे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे अकाउंट में आते, इसको कौन पैसे देगा, पैसे यहाँ से यहाँ देगा ये, ठीक है ना। तो जब यहाँ से यहाँ जब पैसे देगा तो इससे जीएसटी पहले ही इसको कलेक्ट करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, उसको टीसीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि ये चोरी ना कर बेटे, ये छोटा जो वेंडर है वो क्या ना करे, बाद में चोरी ना करे करके पहले से ही क्या किया जाता है, टैक्स चार्ज किया जाता है उनसे, ठीक है ना। तो वो टैक्स अमाउंट डिपॉजिट करना ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो उसको बोलते हैं सेक्शन 52 का एप्लीकेशन। तो इनकम टैक्स अपना जीएसटी में टीसीएस जो है वो सेक्शन 52 में लिखा गया है। अब मेरा खाली आपको इतना ही बोलना है कि आप अगर ऐसे ई कॉमर्स हो जिसको टीसीएस एप्लीकेबल है तो रजिस्ट्रेशन लोगे कि नहीं लोगे, पहले तो ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा जिसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं। यू आर ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब आपको तो सेक्शन 22 में ही लग गया, लेकिन आपने आज के आज रजिस्टर्ड किया है कंपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर,
आप नई कंपनी हो, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं हो, नई कंपनी हो, नई कंपनी मतलब अभी आपने आज ऐप लॉन्च किया है। ऐप लॉन्च करने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को क्या करके रखा हुआ है? ई कॉम ऑपरेटर बोल के रखा है। और आपको कल से अगर जो भी सेल्स होना चालू हो जाएगा उसके ऊपर क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है ना सर? ये तो एक हो गया। अब मुझे बताइए अपैरियो को लेना पड़ेगा कि नहीं रजिस्ट्रेशन? इसको लेना पड़ेगा कि नहीं? इसको भी देना पड़ेगा। इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन है? पर्सन। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ये कौन है? पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको करना होता है। तो यहाँ पे बीच में एक वर्डिंग गई, अदर देन सप्लायर स्पेसिफाइड इन 9(5). अब आप लोगों को मैंने 9(5) नहीं पढ़ाया, तो 9(5) में पकड़ लीजिए। ठीक है ना? 9(5) में एक यहाँ पे कोई पेंटर है, क्या नाम मैंने लिया यहाँ पे? पेंटर या कारपेंटर। ठीक है ना? या इलेक्ट्रिशियन, आप इन सबको जानते हो। ठीक है ना? अपने पहचान के पेंटर है, अपने पहचान के कारपेंटर है, अपने पहचान का इलेक्ट्रिशियन है। ये तीनों के तीनों जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या? जो भी हमारे पहचान के लोग हैं, आप सब लोग को जानते हो। ये विनय है, इलेक्ट्रिशियन है। ये राणा है। ठीक है ना? और ये इनके डैडी है, पेंटर कारपेंटर है। ये फैब्रिकेटर है यहाँ पे बेटे है। हाँ ठीक है ना? इनके डैडी फैब्रिकेटर। ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं है। इसलिए इनको कोई ऑर्डर भी नहीं आता। लेकिन इन्होंने कल अगर अपने आप को एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्टर्ड किया, ठीक है, हाँ, अर्बन कंपनी वगैरह करके आपको पता है नाम है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड, पहले अर्बन क्लैप था, अभी क्या हो गई? अर्बन कंपनी। वहां पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो आपको अगर घर में अब इलेक्ट्रिशियन का काम करना है और आपको नहीं पता, तो आप अर्बन कंपनी में जाके ढूंढो, कारपेंटर को ढूंढो। और इन्होंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है। और कोई पर्सन यहाँ पे अर्बन ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जाके ऑर्डर दे रहा है और ये लोग जाके इधर सर्विस देकर आ जाएंगे। ठीक है? तो मैंने अभी आपको क्या बोला, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन लेगा क्या? यस, क्योंकि ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो लेगा ही लेगा। मैं दूसरा सवाल आपको क्या पूछ रहा हूं कि भैया ये लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे क्या? क्योंकि ये लोग सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो भी आप पहचानते हो, मैं नाम लेके क्यों बता रहा हूं, आपको लग रहा है ये लोग जीएसटी के कंप्लायंसेस को हैंडल कर पाएंगे इंडिविजुअली? नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है अदर देन। सेक्शन 24 में अदर देन लिखा है ना यहाँ पे। अदर देन का मतलब क्या होता है? अदर देन का मतलब क्या होता है? सेक्शन 22 में से जब अदर देन बोला है, तो ये सेक्शन 22 में है या सेक्शन 22 में नहीं है? नहीं है। तो इसका आप मुझे लॉजिक पूछोगे ना कि इनको जीएसटी क्यों नहीं है, बाकी लोगों को है। अमेजोन पे जो वेंडर है उनको लगेगा, फ्लिपकार्ट के वेंडर को लगेगा, मीशो के वेंडर को लगेगा, लेकिन ये जो कुछ सिलेक्टेड सर्विस वाले हैं इनको नहीं लगेगा जीएसटी नंबर। जैसे अपने यहाँ पे एक चाइनीज वाला भी है, पकड़ लीजिए, ठीक है ना, या अपना एक रेस्टोरेंट है जहां से अपन लोग खाना मंगाते हैं, वेज वाला फेमस रेस्टोरेंट है ना, जो के से चालू होता है, ठीक है ना, ये रेस्टोरेंट है। ये लोग भी एक अपने यहाँ पे लोकल जंकेट करके ऐप है, उसके ऊपर रजिस्टर्ड है, राइट? ओके। तो अब ये यहाँ पे जब सप्लाई देता है तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं है। क्यों नहीं है पता है? ये जो ई कॉमर्स वाले ये 9(5) के है। 9(5) का ये मतलब होता है कि जब आपको 9(5) लग जाता है, सेक्शन 9(5) का जब चार्ज लग जाता है, तो टैक्स इन लोगों को भरना ही नहीं होता। टैक्स कौन भरेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स भरेगा। अपैरो के केस में वैसा नहीं था। अगर अपैरो लैपटॉप बेचेगा तो टैक्स अपैरो को भरना है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इन ई कॉमर्स ऑपरेटर में जब ई कॉम ऑपरेटर टैक्स भर रहा है, रिटर्न भर रहा है, सारे कंप्लायंस ई कॉम वाला कर रहा है, तो ये छोटे वेंडर को छोड़ दो ना। एक बेचारा कोई ब्यूटी पार्लर वाला है, कोई मसाज करने वाला है, कोई हेयर ड्रेसर है, हाँ, कोई नेल आर्टिस्ट है, ये छोटे छोटे लोग हैं, इनको क्यों टॉर्चर करने का? इसलिए 9(5) में से इनको बाहर निकाला गया। ओके, चलो आगे। फिर आगे लिखा है पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर 51। हाँ, सेक्शन 51 का भी बात क्या होता है भैया? ये गवर्नमेंट है, हाँ, ये गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती है काम करने के लिए। बताइए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं कि नहीं? अब आपको पता है कि जब आप गवर्नमेंट को बिलिंग करोगे, ठीक है ना, व्हेनेवर यू विल डू द बिलिंग टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को आप बोलोगे मुझको 10 लाख दो और 1.8 लाख गवर्नमेंट का जीएसटी दो।
मतलब आप 11.8 लाख का बिलिंग करोगे। गवर्नमेंट बोलती है हमारा पैसा ये जो आपको देंगे, फिर आप किसको देने वाले हो? जीएसटी हमको भी देना। गवर्नमेंट को ही देने वाले हो। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर देते हैं एज अ टीडीएस। हम आपको पूरा पैसा देंगे ही नहीं। ये गवर्नमेंट एंटिटीज को लगता है यूजुअली, गवर्नमेंट बॉडीज को लगता है। बाद में सेक्शन 51 में जाके इसका डिस्कशन करेंगे, नॉट नाउ। लेकिन जिसको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो गया, मैंने क्या बोला, जिस गवर्नमेंट एजेंसी को टीडीएस डिडक्ट करना क्या हो चुका है, Mandatory. बिना रजिस्ट्रेशन के कर पाएगा क्या? नहीं, टीडीएस कौन सा टीडीएस आगे नहीं है? जीएसटी का जीएसटी का टीडीएस, इनकम टैक्स के टीडीएस का और इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जीएसटी का टीडीएस अलग है, वो सेक्शन 51 ऑफ जीएसटी एक्ट में लिखा गया है। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन एज एन एजेंट, मैंने बताया था आपको, आप अगर एजेंट बन जाते हो किसी के भी तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9(5), दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, अभी मैंने बताया ना थोड़े टाइम पहले, ई कॉम ऑपरेटर। तो इसमें कौन कौन है? इसमें रेस्टोरेंट सर्विस है, इसमें ओयो है, ओयो मतलब जो होटल सर्विसेज देते हैं वो है, अकोमोडेशन का सर्विस देने वाले लोग हैं। ओला उबर इसमें आता है, मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इसमें आता है। ओके, हाउसकीपिंग वगैरह वो सब भी इसमें आता है। अब इसके अलावा आगे जाते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो आईएसडी को भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन लेने बोल दिया है ना। हु इज आईएसडी? आईएसडी का मतलब क्या होता है सब? आईएसडी मतलब समझो ये एचओ है। अभी आपका पीएन राज है ना, अपनी खुद की फर्म है, अपना ही एग्जांपल लेता हूं मैं। हमारा जो ऑफिस है, तो हमारी जो सीए फर्म है जो मल्टी स्टेट में है, ठीक है ना, ये एचओ में आती है, हम हेड ऑफिस है। और सारे खर्चे जो है, मेन खर्चे, वो कौन करेगा? एचओ करेगा। लेकिन इसका बेनिफिट जो होगा वो सारे ब्रांचेस को होगा, ठीक है ना। गुजरात की ब्रांच को होगा, कर्नाटका के ब्रांच को होगा, केरला के ब्रांच को होगा, और जो बाकी महाराष्ट्र में दूसरे मुंबई वगैरह में ब्रांचेस है उनको भी होगा, राइट। तो बेनिफिट सबको होगा। तो जैसे पकड़ लीजिए हमने एक ऑडिटर अपॉइंट किए, तो ऑडिट खाली एचओ का थोड़ी ना क्या होगा, ऑडिट तो सारे ब्रांचेस का होगा। अब ये तो सीएफओ में तो एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं, लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी होती तो एडवर्टाइजमेंट रन करती। हाँ, तो एडवर्टाइजमेंट का बिल तो एक ही आता, लेकिन एड का बेनिफिट सबको होता, ठीक है। तो ऐसे जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं वो एचओ के पास आते हैं। फिर एचओ क्या करता है? एचओ तो बोलता है मैंने अपने लिए थोड़ी ना क्या खर्चा किया, ये सारी ब्रांचेस के लिए किया है, इसका बेनिफिट सारी ब्रांचेस ने लिया है। तो इसलिए इसका पूरा का पूरा आईटीसी 100% आईटीसी यहाँ पे नहीं हो सकता। बिल आता है तो आईटीसी आता है, तो इसका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ब्रांच वाइज, इनके टर्नओवर के रेशियो में। किसके रेशियो में? टर्नओवर के रेशियो में उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, कोई अगर काम मैंने एक्सक्लूसिवली केरला ब्रांच के लिए किया है तो अब अभी उसको बाकी ब्रांच को क्यों अलोकेट करोगे? वो एक्सक्लूसिवली किसको जाएगा? केरला ब्रांच के लिए। लेकिन जो कॉमन एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, वो आपको डिवाइड करने पड़ते हैं इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। तो अगर इन्होंने 5 लाख का टर्नओवर किया, 10 लाख का टर्नओवर किया, 15 लाख का टर्नओवर किया, एक ब्रांच ने 20 लाख का टर्नओवर किया है, तो आपको रेशियो मिल गया 5:10:15:20। उस रेशियो में आपको इनपुट्स, जैसे ये माँ हो गई समझो अभी आप, ठीक है ना, ये माँ हो गई, मदर हो गई, मदर एंटिटी है। मदर एंटिटी के पास 1 लाख का आईटीसी आया आज, जो कॉमन एक्सपेंसेस के ऊपर है। 1 लाख का आईटीसी खुद के पास नहीं रख सकती है, ब्रांच में डिवाइड करेगी। तो कैसे इक्वल डिवाइड करेगी? क्या उस बेटे को ज्यादा देगी, उस ब्रांच को ज्यादा देगी जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा टर्नओवर कर रहा है? तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस मुझे अलोकेट करना है। ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेंसेस किसको अलोकेट होना चाहिए? जिसका ज्यादा टर्नओवर हुआ है, ठीक है ना, ऐसा अजम्पशन माना जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां से फिर से बिलिंग इशू होता है। आप याद रखो कि जीएसटी में अगर आईटीसी भेजना मतलब बिल इशू करना। क्या इशू करना? बिल। अब मुझे बताओ, एचओ ब्रांच को एक्चुअल में थोड़ा क्या बिल कर सकता है? एचओ और ब्रांच एक ही हो गए ना, हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस क्या हो गया? एक ही हो गया। अभी अपना ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच बाजू वाला ब्रांच ऑफिस है। ये वाला हेड ऑफिस इस बाजू वाले ऑफिस ब्रांच ऑफिस को बिलिंग कर सकता है क्या? टेक्निकली नहीं कर सकता, लेकिन फिर उन्होंने बोला करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू अलोकेट आईटीसी। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने यहाँ पे? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे इसका नाम रख दिया, ठीक है। OIDR तो मैंने बताया था, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया
अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो भैया वो तो आरसीएम ले अपने टैक्स भेज देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा दूसरा OIDAR है जो बाहर बैठा हुआ है, उसकी मेन कंपनी बाहर की है और वो इंडिया के लोगों को डेटाबेस बेच रहा है, और वो रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड, मतलब अनरजिस्टर्ड बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे लोग हैं जो डेटा परचेस करते हैं। तो उन्होंने बोला भैया फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंडिया में लेना मैंडेटरी है, OIDAR बोलते हैं हम इनको, एंड सच अदर पर्सन में बी नोटिफाइड। चलो आगे चलते हैं, सिटी पे NRT पे आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे अभी बात क्या करनी है, चलो इतने तो लोग आपने बता दिए सर कि किसको किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है वो भी तो बताओ। तो मैंने बोला पर्सन एक्सक्लूसिवली मेकिंग, क्या बताया मैंने, पर्सन एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट लाइबल टू टैक्स। मतलब क्या, सर कोई पेट्रोलियम है, ठीक है ना, खाली पेट्रोल ही बेचता है, ओनली पेट्रोल बेचता है, उसका टर्नओवर 5 करोड़ है, क्या रजिस्ट्रेशन लेगा GST में? नहीं। नहीं। कोई दारू वाला है, ओनली दारू बेचता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 50 करोड़ का टर्नओवर है, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो भव्य ज्योति फाउंडेशन, ये नाम से ही क्या लगता है, ट्रस्ट। हाँ, आप लोग अभी ऑडिटर हो साहब ट्रस्ट के, क्या आपकी एक भी ट्रस्ट GST में रजिस्टर्ड है? नहीं। जितनी भी ट्रस्ट आपको पता है, क्यों? क्योंकि उनका जो सर्विस है वो एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है, और एक्सक्लूसिवली चैरिटेबल एक्टिविटी में आने के कारण उनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। चलो आगे। फिर मैंने बताया एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर भैया को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। अब फार्मर मतलब वो खुद से ही काम करेगा कि किसी और से भी काम करा के ले सकता है? किसी और से भी कर सकता है, तो खुद का लेबर भी यूज कर सकता है, फैमिली का लेबर भी यूज कर सकता है, या सर्वेंट को भी एम्प्लॉय कर सकता है तो वही फार्मर। तो फार्मर बंदे को नहीं लेना है। फार्मर का नाम देखो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, देश बंधु करके कोई फार्मर है जो एग्रीकल्चरिस्ट है पंजाब में। पंजाब में रजिस्ट्रेशन का लिमिट वैसे 40 लाख का होता है, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीट बेचा 32 लाख का, ठीक है ना, सॉरी, ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ट्रेडिंग पैकेज बिजनेस, ठीक है ना। उन्होंने ट्रेडिंग चालू कर दिया। वैसे तो ये देश बंधु है, एग्रीकल्चरिस्ट था, इसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी इन्होंने ट्रेडिंग का बिजनेस चालू किया। क्या चालू किया? ट्रेडिंग का बिजनेस, और उसका टर्नओवर हो गया 32 लाख। और जो एग्रीकल्चर था उनका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, ठीक है ना, 32 लाख फ्रॉम वीट प्रोड्यूस, सॉरी 32 लाख इन्होंने कमाया वीट से, और 9 लाख कमाया इन्होंने वो ट्रेडिंग से, ठीक है ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 41। तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा क्या? यस, ठीक है ना, क्योंकि टर्नओवर तो दोनों कंसिडर होगा। तो इनको अलग, इनको आप क्या सजेशन देते देश बंधु भैया? हाँ, दूसरे के नाम पे करो। अगर आपको, आप अलग अलग रखना चाहते हो तो 40 लाख का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो नॉन टैक्सेबल का, तो आपको अलग अलग असेसी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। ये सब हो गया अपना हैंडीक्राफ्ट वगैरह, ये सब हमने ऊपर ही बात कर लिया था। यहाँ पे देख लेते हैं। अरिजा प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। इट सप्लाई दिस गुड्स टू नेबरिंग स्टेट। ओहो, नेबरिंग स्टेट जैसे आता है तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है हैंडीक्राफ्ट में है, तो हैंडीक्राफ्ट में इमीडिएटली मैंडेटरी नहीं होता। तो ये उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी सेल कर रहा है। इट्स अग्रीगेट टर्नओवर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 15 लाख, 15 लाख हो गया। ऑल्दो अरिजा, तो 15 लाख तो आप बोलोगे नेबरिंग स्टेट में तो सर टर्नओवर देखते ही नहीं, सेक्शन 24 लग गया। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए हम लोग टर्नओवर का लिमिट देखेंगे। तो आप कौन से स्टेट में हो? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लिमिट कितना है? 40 लाख का है। 40 लाख इसका क्रॉस हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है तो फिर क्या करेंगे, बोलो? interstate supply of making, it is not liable to obtain registration till the aggregate turnover does not exceed 20 lakh as it is availed the exemption under। हाँ, तो ये हैंडीक्राफ्ट वालों को कितना है? 20 लाख का ही लिमिट है, उसका 40 लाख का नहीं रखा है उन्होंने, ठीक है ना। हाँ, इंटरस्टेट के लिए, ठीक है ना। अब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में उन्होंने क्या क्या आता है, नोटिफाइड प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। सब नोटिफाइड प्रोडक्ट्स आर लेदर आर्टिकल्स, कार्व्ड वुड प्रोडक्ट्स ना, वुड में ऐसा डिजाइन बना के देते ना, डॉल वगैरह ऐसा बना के देते, वो हो गया। वुड टर्निंग, लैक्यूर वेयर, बाम्बू प्रोडक्ट, टेक्सटाइल एंड हैंड प्रिंटिंग, थिएटर कॉस्ट्यूम्स। थिएटर कॉस्ट्यूम मतलब वो मैंने बताया जो अपना चनिया चोली वगैरह जो आप बोलते हो, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉल्स एंड टॉयज एक्सेट्रा, ठीक है ना।
Examine with reason whether registration is required under CGST Act in the following independent cases. Adhav Computers of Gujarat is providing computer maintenance services. Gujarat service Gujarat कितना लिमिट? सर्विस गुजरात 20 lakh. सर्विस और गुजरात 20 लाख. तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आदव कंप्यूटर इज 15 लाख विच कंप्राइजेस बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट. इंटरस्टेट करेगा तो मैंडेटरी हो जाता है ना रे, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री है ना, नहीं लगेगा ना. सर्विस इंडस्ट्री को नहीं लगता ना. हाँ, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का एग्जाम में. सर्विस इंडस्ट्री को 20 लाख का लिमिट है ना. सॉफ्ट विंग्स वेस्ट बंगाल एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग इन गारमेंट. वेस्ट बंगाल बताइए, वेस्ट बंगाल गारमेंट कितना लिमिट? वेस्ट बंगाल 40 lakhs. 40 लाख. ठीक है ना. ये क्या बता रहा है? सप्लाई इट्स टैक्सेबल गुड्स टू वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया मतलब अलग अलग स्टेट्स में कर रहा है. यस और टर्नओवर अभी 35 लाख की है. बताओ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कि नहीं? यस मैंडेटरी. बताओ क्यों? वेरियस वेरियस स्टेट मतलब ये सेक्शन 24 में आ गया, इंटरस्टेट में आ गया. इंटरस्टेट में आ गया तो ये मैंडेटरी होता है. इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है ना. एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल. इसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. फिर आगे, मीनू अ सप्लायर ऑफ महाराष्ट्र एक्सक्लूसिवली एंगेज इन अ सप्लाई ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ हर ओन लैंड विद इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र. पोटैटो बेचा जा रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट है ना रे, तो सेक्शन 23 लग जाएगा. सेक्शन 23 लगेगा तो रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. जीनू ऑयल्स गुजरात इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल. दोनों बेच रहा है. अभी यहाँ पे गड़बड़ हो गया. अब एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों आ जाएगा. फर्दर इट प्रोवाइड इंट्रास्टेट सर्विस. सर्विस भी दे रहा है. ठीक है ना. तो लिमिट कितना हो गया इसका? भले ये गुजरात में है, लेकिन अभी लिमिट कितना हो गया? 20 लाख हो गया. ठीक है ना. द टोटल टर्नओवर ऑफ ऑयल इज 10 लाख, सप्लाई पेट्रोल इज 5 लाख एंड सर्विस इज 6 लाख. तो 10 + 5 + 6 कितना हो गया? 21 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. मैंडेटरी है. ठीक है ना. टीलू इज वर्किंग एज एन एजेंट. खत्म हो गया. एजेंट है बोला तो खत्म ना. मैंडेटरी. नहीं टर्नओवर क्रॉस नहीं होगा फिर भी मैंडेटरी हो जाएगा. हाँ, आई होप यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया. आ गया.